दोस्तों ये है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का पार्ट 3। यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हो तो जा कर के देख लो। यहाँ हम लोग रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे, मतलब इंसानों में रिस्पायरेशन कैसे होता है। पिछले 2 पार्ट में हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़े हैं। नहीं देखे हो तो जाके देख लो, बढ़िया से एकदम समझाया हुआ है यार। इस पार्ट में हम लोग ना ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन के डिफरेंस के बारे में भी जानेंगे और क्या क्या जानेंगे। आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ को कवर करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि कोरोना वायरस हमारे शरीर का किस पार्ट को इफेक्ट करता है। हम लोग जानते हैं कि लंग्स को इफेक्ट करता है, तो लंग्स के अंदर भी किस चीज़ को इफेक्ट करता है जिससे कि ऑक्सीजन के कारण आदमी मर जाता है, उसे हम लोग जानेंगे। पिछले पार्ट में हम लोग देख लिए थे कि फूड डाइजेस्ट होके, खाना पच के ग्लूकोज, फैटी एसिड और ग्लाइसेरोल और एमिनो एसिड बना था। तो यहाँ हम लोग सिर्फ ग्लूकोज को देखेंगे कि ग्लूकोज से एनर्जी कैसे बनता है। ये फैट और प्रोटीन ये तो बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड है। ये लोग अपना अपना काम करेंगे, ग्लूकोज अपना काम करेगा, ग्लूकोज एनर्जी बनाएगा, ये लोग शरीर को प्रोटेक्ट करेंगे, शरीर को बनाएंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिस्पायरेशन किसे कहते हैं। हेडिंग को ही सबसे पहले समझते हैं भाई। इससे पहले तुम्हें ब्रीथिंग को समझना होगा। ब्रीथिंग किसे कहते हैं? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टुगेदर कॉल्ड एज ब्रीथिंग। शॉर्टकट में एकदम डेफिनेशन। तुम सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो, इसी को ब्रीथिंग कहते हैं। सांस छोड़ने और सांस लेने की प्रक्रिया को ब्रीथिंग कहते हैं। रिस्पायरेशन के अंदर ब्रीथिंग आता है। रिस्पायरेशन मतलब ब्रीथिंग नहीं, ब्रीथिंग तो रिस्पायरेशन का एक स्टेप है। सेकेंड स्टेप सेलुलर रिस्पायरेशन है। सेल के अंदर रिस्पायरेशन होता है, उसे सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। हम लोग कुछ देर बाद जानेंगे कि ऑक्सीजन कैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जाके वहाँ पर एनर्जी बनता है। तो सेलुलर रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग दोनों मिल के रिस्पायरेशन बनाता है, ना कि सिर्फ ब्रीथ। रिस्पायरेशन में वो सारा प्रोसेस आ जाता है जो कि ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यार हम लोग नाक से सांस लेते हैं, है ना? नाक से सांस लेते हैं, फिर कहाँ जाता है यार? नोस्ट्रिल। नाक को नोस्ट्रिल कहते हैं। नाक का जो छेदा 2 रहता है ना, उसे नोस्ट्रिल कहते हैं। तो सबसे पहले हवा नोस्ट्रिल में जाता है। नोस्ट्रिल के बाद नसल कैविटी, नाक के अंदर नसल कैविटी है। उसके बाद हवा फायरिंग्स में जाता है। फायरिंग्स किसे कहते हैं यार? नाक और मुंह एक जगह जुड़ जाते हैं, जिस जगह जुड़ते हैं उसे फायरिंग्स कहते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पाइप जैसा दिख रहा है ना, तो यहाँ पर नाक का रास्ता और मुंह का रास्ता एक ही हो जा रहा है, तो इसी को फायरिंग्स कहेंगे। अच्छा, फायरिंग्स के बाद कहाँ आता है यार? फायरिंग्स के बाद ना यहाँ पर 2 पाइप आता है। एक पाइप से फूट जाता है, एक पाइप से गैस जाता है, ऑक्सीजन सब जाता है। तो फायरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है। लैरिंग्स कहाँ सिचुएटेड होता है? लैरिंग्स गैस पाइप में सिचुएटेड होता है, गैस पाइप। लैरिंग्स जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, यहीं पर से हमारा आवाज़ निकलता है। लैरिंग्स को अगर पकड़ के तुम बोलोगे तो तुम्हारा आवाज़ बदल जाएगा। मेरा आवाज़ बदल गया, गला जगह होता है। लैरिंग्स के बाद हवा ट्रेकिया में जाता है। ट्रेकिया को सी शेप का कार्टिलेज सेल कवर करता है, मतलब वो पकड़ के रहता है। सी शेप, सी जैसा 2 कार्टिलेज सेल पाइप को पकड़ के रखता है। क्यों पकड़ के रहता है भाई? हवा का पाइप होता है ना, वो अगर हवा वहाँ से निकल गया ना तो सिकुड़ जाता है। तो ये सी शेप का कार्टिलेज पाइप उसको सिकुड़ने से बचाता है। प्रिवेंट देम टू कोलेप्स, उसको सिकुड़ने से बचाता है, पकड़े रहता है। तुमको मैं सिकुड़ने नहीं दूंगा यार। ट्रेकिया के बाद हवा ब्रोंकाई में जाता है। यहाँ पर 2 दिख रहा है ना, इसे ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई के बाद जो ब्रांच जैसा निकला है ना, उसे ब्रोंकियोलेस कहते हैं। तो हवा इस ब्रोंकियोलेस में चला जाता है और इस ब्रोंकियोलेस के रास्ता के द्वारा ये गोल गोल गुच्छा एल्वियोली में चला जाता है। एल्वियोली कहते हैं इसको, गोल गोल जो दिख रहा है ना। तो ये बहुत ज़्यादा रहता है भाई, एक फेफड़ा में बहुत ज़्यादा एल्वियोली रहता है। तो यहीं पर सबसे लास्ट में हवा जाता है। यहाँ पर थोड़ा देर के लिए हवा स्टोर होता है ताकि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। यहीं पर गैसेस एक्सचेंज होता है। मतलब गैसेस एक्सचेंज मतलब क्या होता है यार? यहीं पर हवा का जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में चला जाता है। ब्लड में कैसे जाता है? ये जो एल्वियोली है ना भाई, इसमें बहुत सारा ब्लड के कैपिलरीज पाया जाता है। छोटे छोटे पतले पतले ब्लड वेन्स पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन इसी ब्लड वेन्स में घुस जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसी ब्लड वेन्स से यहाँ एल्वियोली में आ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है और ऑक्सीजन खून के साथ मिक्स होके
पूरा शरीर में फैल जाता है, क्योंकि खून तो पूरा शरीर में जाता है, एक एक चप्पा चप्पा छान मारता है। तुम शरीर को कहीं पर काट दोगे ना, तुरंत खून निकल आएगा। इसका मतलब शरीर के एक एक अंग में जाता है। हाँ, तो अब हम लोग जानते हैं कि कोरोना बीमारी में क्या होता है। भाई ये जो एल्वियोली है ना, जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है, कोरोना में यही डैमेज हो जाता है। जब यही डैमेज होगा तो गैस थोड़ा देर के लिए यहाँ पर स्टोर होता है और गैस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में जा ही नहीं पाता है, तुरंत ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। वो डैमेज हो गया है तो कहाँ से हो गया यार? समय से यदि उस आदमी को हवा नहीं मिलता है ना, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो उसका मौत हो जाता है। तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि यार यहाँ पर 2 पाइप होता है, फूड पाइप और गैस पाइप, तो खाना गैस पाइप में नहीं चला जाता है? दोनों पाइप रहता है तो खाना गैस पाइप में कैसे नहीं चला जाता है? तो देखो यहाँ पर मैं बड़ा डायग्राम बना के तुम्हें मैं अच्छा से समझाता हूँ। यार यहाँ पर जो गैस पाइप होता है ना, जिसमें लैरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है, तो उसके ऊपर इपिग्लोटिस पाया जाता है। इपिग्लोटिस नाम का एक मसल्स पाया जाता है। जब ऊपर से खाना आता है ना, तो वो फटाक से गैस नली को बंद कर देता है। ये दिमाग से रेगुलेट होता है भाई। दिमाग बोलता है कि अरे यार उधर से खाना आ रहा है, फटाक से बंद करो, तो बंद कर देता है। तुम्हें पता ही नहीं चलता है। यार जब तुम्हारा खाना सूखा होता है ना, तो जल्दी जल्दी खाना नीचे नहीं जा पाता है, तो फेफड़ा को तो सांस लेना रहता है, तो फेफड़ा नीचे से धक्का देता है कि जल्दी हटाओ यार, खाना नहीं हट रहा है, जल्दी जल्दी हटाओ, मुझे सांस लेना है। तो उसी को हम लोग हिचकी आ रहा है कहते हैं। उसी से भाई कभी कभी तुम सड़क जाते हो ना, सड़क जाना, खाना फंस जाना, तो तुम कैसे सरकते हो यार, उसे मैं बताता हूँ। देखो भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि खाना, थोड़ा मोड़ा खाना विंड पाइप में घुस जाता है, तो बोलता है अरे अरे ये खाना कहाँ आ रहा है, ये तेरा जगह नहीं है, कहकर हुमाच के ढेकलता है, एकदम भयानक ढेकल देता है यार, तुम्हारा नाक मुंह से खाना निकल जाता है। उसी को सरक गए कह के बोलते हैं आदमी लोग। हुमाच के ढेकल देता है, खाना एकदम ऊपर चल जाता है, कहाँ इधर आ रहा है कह के डांटता है खाना को भी। भाई हम लोग का जो राइट लंग्स है ना, वो लेफ्ट लंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा। तो अब हम लोग जानेंगे कि हमें सांस लेने में कौन कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है। सबसे पहला ऑर्गन होता है रिब केज, दूसरा होता है डायफ्राग्म। यार फेफड़ा के नीचे ना डायफ्राग्म पाया जाता है, और रिब केज तो जानते ही हो। जब सांस लेना होता है ना, तो ये डायफ्राम नीचे आ जाता है और रिब्स केज बाहर हो जाता है, थोड़ा सा बाहर हो जाता है और थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। तुम सांस लेके भी देखो, रिब्स ऊपर आ जाता है और थोड़ा सा बाहर आ जाता है, और डायफ्राम थोड़ा नीचे चला जाता है। सिकुड़ जाता है तो अपने आप नीचे चला जाता है। यार एक एक्सपेरिमेंट से समझो, तुम सुई देखे हो ना, सुई को खींचते हैं तो उसका जो काला वाला हिस्सा होता है उसे डायफ्राम समझो, तो खींचते हैं तो डायफ्राम नीचे आता है और सुई में पानी भर जाता है। तो जैसे सुई में पानी भरता है ना, उसी तरीके से फेफड़ा में हवा भरता है। डायफ्राम नीचे से खींचता है फेफड़ा को, और रिब्स केज भी ऊपर हो जाता है और थोड़ा बाहर हो जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जैसे सुई पानी को खींचता है ना, इसी तरीके से ये फेफड़ा हवा को खींचता है, नाक से खींच लेता है। और जब हवा को छोड़ना होता है ना, तो ये डायफ्राम फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, एकदम ढेकाल देता है, और रिब्स केज वो अंदर आ जाता है और थोड़ा सा नीचे हो जाता है। तुम सांस ले लेके समझ सकते हो। तो सांस लेने से में रिब्स बाहर आ जाता है, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, बाहर और थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। और डायफ्राम कैसा होता है, डायफ्राम सिकुड़ जाता है। तुम डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट लिखो या फिर मूव डाउनवर्ड लिखो, दोनों में से एक लिखना, काम चल जाएगा, नीचे आ जाता है। अच्छा, जब तुम सांस छोड़ते हो उस समय रिब्स केज वो थोड़ा नीचे आता है और अंदर भी चला जाता है। सांस ले के तुम देख सकते हो। और डायफ्राम क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। यार डायफ्राम ढेकलता है तब ना सांस निकलेगा, नीचे से धक्का देता है डायफ्राम कि यार सांस तुम बाहर निकलो, ऐसा करके धक्का देता है। डायफ्राम फूलता है तो अपने आप धक्का हो जाता है, तो फूलना को रिलैक्स बोलते हैं। रिलैक्स बोलना या फिर मूव अपवर्ड बोलना, बात बराबर है। भाई हमारे एटमॉस्फेयर में कितना % क्या क्या गैस है यार? हाँ, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैस बाकी है। यार तो जब हम लोग सांस लेंगे तो 78% नाइट्रोजन आएगा, 21% ऑक्सीजन आएगा, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और बाकी अदर गैस आएगा। इतना ही आएगा। लेकिन जब हम लोग सांस छोड़ेंगे ना भाई, तो 78% नाइट्रोजन छूटेगा, क्योंकि हमारा फेफड़ा में नाइट्रोजन का कोई काम नहीं, वो यूज नहीं करता नाइट्रोजन को, वापस भेज देता है। लेकिन यार जो ऑक्सीजन है ना, उसे तो हमारा शरीर यूज करता है, तो इसलिए 4% यूज करता है और 17% वापस भेज देता है, सबको यूज करने नहीं सकता है। भाई यहाँ पर एल्वियोली है ना, तो एल्वियोली में ऑक्सीजन
ब्लड वेसल्स में जाता है। उसके बाद एनर्जी जब बनता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट होता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हर सेल वापस भेज देता है कि जाओ इसको फेफड़ा को दे देना। तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है और एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है और फिर एल्वियोली से फिर हमारे नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं ना तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 4.6% होता है। और अदर गैस का बात छोड़ो, बस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में हेरफेर होता है, वो भी 4% का। यार एल्वियोली के बारे में थोड़ा और जानना होगा। देखो, एल्वियोली में ब्लड कैपिलरीज पाया जाता है, मतलब पतला पतला नस। तो यही ब्लड कैपिलरीज से ऑक्सीजन हमारा फेफड़ा से पूरा शरीर में जाता है और पूरा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा में आता है। भाई ये काम ना हेमोग्लोबिन करता है, ब्लड में प्रेजेंट एक कंपोनेंट हेमोग्लोबिन करता है। यार लेकिन ये हेमोग्लोबिन है ना, ये बहुत खचरा है यार, बहुत खचरा है। ऑक्सीजन आएगा ना तो ये हेमोग्लोबिन अपना काम बखूबी करेगा, ऑक्सीजन को लेके पूरा शरीर में बांट देगा। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड आता है ना यार, तो ऑक्सीजन को छोड़ छाड़ देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ लेता है और पूरा शरीर में बांटना शुरू करता है। लो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड के सबको बांट देता है। गाड़ी का धुआं, उसके बाद कोयला वोयला जलाते हो ना तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो जब तुम उस सब को सांस लेते हो ना यार, तो तुम्हारा फेफड़ा में कार्बन मोनोऑक्साइड भी जाता है। वो बात अलग है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज भी जाता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड भी जाता है। तो ये हेमोग्लोबिन है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा प्रेफर करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लेता है और पूरा सेल में बांट देता है। अब तुम तो जानते ही हो कि बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज एनर्जी में नहीं टूटेगा। अब ये बेवकूफ़ हेमोग्लोबिन सबको कार्बन मोनोऑक्साइड बांट रहा है, तो क्या होगा? शरीर में एनर्जी तो नहीं बनेगा। शरीर में एनर्जी नहीं बनेगा तो ज़्यादा देर तक अगर शरीर में एनर्जी नहीं बनाना तो किसी भी इंसान का मौत हो सकता है। देखा यार ये हेमोग्लोबिन कितना खचरा है। कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा अट्रैक्शन करता है बेवकूफ़। अच्छा अब देखते हैं हम लोग सेलुलर रिस्पायरेशन, मतलब सेल के अंदर क्या क्या चीज़ होता है। देखो तुम तो जानते ही हो सेल में अलग अलग कंपोनेंट होता है, उसमें से एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सारा काम माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। तो सेल में दो मेन चीज़ आता है, एक होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है ना, दूसरा होता है ऑक्सीजन। यार ऑक्सीजन बहुत चतुर होता है, ये फटाक से माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, लेकिन ये ग्लूकोज आके साइटोप्लाज्म में फंस जाता है। साइटोप्लाज्म में आता है तो फिर क्या होता है, देखो साइटोप्लाज्म बोलता है ओ ग्लूकोज भैया आए हैं, चलिए आपको हम एनर्जी बना देते हैं, क्योंकि वो एनर्जी बनाने के लिए काम करना शुरू करता है। बहुत कोशिश करने के बाद वो थोड़ा सा एनर्जी बनाता है। ऐसा बात नहीं है कि एनर्जी नहीं बनाता, एनर्जी बनाता है लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में। एक काम और करता है, वो C6H12O6 ग्लूकोज को C3H4O3 यानी पायरुविक एसिड में तोड़ देता है। एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बनता है, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बनता है, जिसे हम लोग पायरुवेट भी कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म बोलता है अब जा 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 तुम माइटोकॉन्ड्रिया में जा, बाकी काम तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया कर देगा। अब ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो ऑक्सीजन है, वो क्या करता है, आ गए भैया आइए स्वागत है आपको, मैं अभी एनर्जी में बदलता हूँ। वो पायरुविक एसिड को और ऑक्सीजन को मिला करके क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है यार। और कम दम नहीं, बहुत ज़्यादा एनर्जी बनाता है। बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी निकलता है। तो एनर्जी तो बनाया, कम दम नहीं, बहुत ज़्यादा एनर्जी बनाया। यार ध्यान देना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड और ऑक्सीजन दोनों मिलके एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। एनर्जी थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में बनता है। और दो केस हमें पढ़ना है, ये तो केस 1 है। केस 1 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। लेकिन यार तुम्हें तो पता ही है हम लोग इंसान कितना ज़्यादा काम करते हैं, इंसान के साथ जानवर भी काम करते हैं, वो बात अलग है। तो जब हम लोग काम करते हैं तो हमारा शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत होता है, एनर्जी का ज़रूरत होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो एनर्जी है ना वो पूरा नहीं हो पाता है। तो हमारे बॉडी का मसल सेल में भी एनर्जी बनता है, लेकिन ये जो एनर्जी बनता है ना भाई, ये ऑक्सीजन के कमी में बनता है। मतलब ऑक्सीजन तो पूरा बॉडी में जा रहा है, लेकिन जो मसल्स का सेल है ना यार, वहाँ पर ऑक्सीजन जाने ही नहीं सक रहा है, कम पड़ जा रहा है ऑक्सीजन। तो क्या करता है मसल सेल कि हम बिना ऑक्सीजन का एनर्जी बना देंगे। वो बात अलग है कि एनर्जी कम बनाएंगे, लेकिन बिना ऑक्सीजन का हम एनर्जी बना देंगे। आखिर हमारा शरीर का ज़रूरत तो पूरा होगा। तो इस समय एनर्जी और लैक्टिक एसिड बनता है, मसल्स में एनर्जी और लैक्टिक एसिड बनता है। पायरुवेट
ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटता है, एनर्जी और लैक्टिक एसिड। भाई कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ईस्ट, जो कि यूनिसेलुलर फंजाई है ईस्ट। तो इसमें जो एनर्जी बनता है ना, वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनता है। इसको ऑक्सीजन का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, बिना ऑक्सीजन का एनर्जी बनाता है। वो बात अलग है कि ऑक्सीजन का एब्सेंस में बनता है, इसीलिए कम एनर्जी बनता है। एनर्जी के साथ इथेनॉल बनता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी लेस अमाउंट में बनता है। यार याद रखना कि सबसे पहले पाइरुवेट बनता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म के केस में पाइरुवेट से एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। मसल्स में ऑक्सीजन की कमी से लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनता है, पाइरुवेट से ही बनता है। और पाइरुवेट से ही ईस्ट में ऑक्सीजन के एब्सेंस में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ये 3 चीज़ बनता है। पाइरुवेट से ही ये तीनों केस में एनर्जी बनता है। इसका चार्ट तुम्हारे साइंस बुक में है, एक बार देख लेना। देखना नहीं यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। क्या बात करते हो, सही में भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। भाई एरोबिक और अनाएरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में तो बताना ही भूल गया। देखो यार, इसे तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। आज के लिए तो बस इतना ही। मेरा एनर्जी ख़त्म हो रहा है भाई। ऑक्सीजन तो मुझे मिल रहा है, लेकिन मुझे ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, जिससे कि मेरे शरीर में एनर्जी बन सके। क्योंकि खाना पेट में नहीं है ना, खाना पेट में नहीं है तो ग्लूकोज नहीं बन रहा है। आई होप तुम्हें रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग एकदम मज़े से समझ में आ गया है। तो चलो यार, मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में। कल हम लोग देखेंगे प्लांट में रिस्पायरेशन कैसे होता है, और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट भी पढ़ लेंगे उसके बाद, और अगले पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में। यार यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर देना। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट।